नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश गढ़वी और मेरे साथ है रमजूबा जाडेजा जो कि गांधीनगर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। गुजरात में युवा शिक्षित बेरोजगार समिति बनी है, उनके वो एडवाइजर हैं, सीनियर मेंबर है उनमें। जाडेजा सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला सर। हाँ जी। सर, मैं आपसे एलआरडी के बारे में पूछूंगा, मैं आपसे लीन सचिवालय के बारे में भी पूछूंगा, मैं आपसे जीपीएससी के बारे में भी पूछूंगा, मैं आपको गुजरात में जो हो रही है बेरोजगारी उसके बारे में भी पूछूंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि गुजरात में जो आज बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, जो लोग बेरोजगार हैं, जो शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? हाँ जी, नमस्कार। जी जी। सबसे पहले आज 9 अगस्त है और आपने गुजरात के ये जो महत्व के प्रश्न है, सवाल है, उसमें दिलचस्पी जताई, उसके लिए आपका शुक्रिया। अभी जी सर, उससे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कारण है पहला, वो है गुजरात में अनियमित रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर वो नियमित रूप से रेगुलर नहीं होती है। और जानने की वो दिलचस्प बात वो है, जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें एक पर्टिकुलर ऐसा प्रॉब्लम है कि जो अच्छे अच्छे लड़के हैं वो पहले क्लार्क में सिलेक्ट होते हैं, दूसरी बार वो पीएसआई का एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उसमें चले जाते हैं, उसको वो पीएसआई होने के बाद दूसरी जो क्लास 1-2 की एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उसमें चले जाते हैं। तो फाइनली रिजल्टेंट रिक्रूटमेंट है, जिनको जॉब मिलना चाहिए वो बहुत कम आता है। और पिछले 3-4 साल से रिक्रूटमेंट में इतने प्रॉब्लम हुए, कभी पेपर फूट गया, कभी दूसरा प्रॉब्लम हुआ, तो 3 साल से इतना इरेगुलर हो गया है तो वो भी नहीं हो पाते। जीपीएससी एक हमारे इधर है, जीपीएससी उसका रेगुलर होता है, बाकी सबका तो डिले ही होता है। दूसरा, बेरोजगारी का 2-3 दूसरा भी कारण है कि 2 साल से गुजरात में हीरा बाजार जो है, हीरा बाजार, उसमें बहुत मंदी है और खेती में जो बारिश हो रही है बहुत अनियमित होती है, काफी जगह बहुत ज्यादा होती है, काफी जगह कम होती है। और काफी उद्योग जो बंद पड़े उसकी वजह से काफी बेकारी बढ़ गई है। और दूसरा एक कारण वो है, गुजरात जो डेवलप स्टेट है, दूसरे स्टेट से काफी लोग इधर आते हैं, तो इंडस्ट्री में जैसा स्किल वर्कर चाहिए, स्किल वर्कर, तो ऐसा स्किल वर्कर मिलता नहीं है, अनस्किल वर्कर बहुत है। वैसे ग्रेजुएट होंगे, 12 पास होंगे, लेकिन उद्योग को जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता है, वो थोड़ा गैप भी रहता है। ये सब मेन रीजन है बेरोजगारी बढ़ी है। युवा शिक्षित बेरोजगार समिति में आने से पहले, अभी तो आप उस समिति के सभ्य हो, उनके एडवाइजर हो और जो स्टूडेंट है उनके लिए आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो, इसके लिए आपको अभिनंदन। लेकिन इस समिति में आने से पहले आप किस तरह से गुजरात के छात्रों को मदद करते थे? आप किस तरह से उनको प्रोत्साहित करते थे या मदद करने की कोशिश करते थे इस समिति में आने से पहले? इस समिति में आने से पहले हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलता है, श्री कच्छ काठियावाड़ राजपूत सेवा समाज, और 32 साल से गांधीनगर में चल रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो सर्विसेज की भाव से और बहुत कम रेट पे हम लास्ट 20 ईयर से कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग। और उसमें ऐसा प्रोविजन है, प्रिंसिपल रखा है कि कोई भी बच्चा आए उसके पास फी का नहीं प्रोविजन है तो उसको माफ कर दिया जाता है, आधा माफ कर दिया जाता है, पूरा माफ कर दिया जाता है। एक भी बच्चा अभी तक, वो बेसिक प्रिंसिपल रखा है, अभी तक एक भी बच्चा फी की वजह से पास वापिस नहीं गया, उसको हम ऐसे तालीम देते हैं नहीं वो इसकी वजह से उसका फ्यूचर बना सके,
और अच्छे लड़के के साथ कॉम्पीट कर सके और अपना भविष्य बना सके। वो एक अब बड़ा सर मैं हमारा आऊंगा अभियान चल रहा है, वो जी एक बड़ा जी हमारा अभियान चल रहा है। जी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है सर, आपने काम कर रहे हो। देखिए एलआरडी में जब महिलाओं ने आंदोलन किया, उनका जो प्रोटेस्ट हुआ, जो महिला हाँ थी जी, एलआरडी की, उनको न्याय मिला 72 दिन। हाँ जी, 72 दिन का इनका आंदोलन रहा और उसमें आपने बहुत लीड भूमिका अदा की। जो मेल कैंडिडेट है वो पिछले 150 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जो पुरुष उम्मीदवार हैं वो 150 हाँ दिनों जी, से आंदोलन कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर जमीनी पे हो, क्योंकि कोरोना चल रहा है, इस वजह से वो उनको परमिशन नहीं मिल पा रही है कि आंदोलन करे वो जमीन पे। लेकिन ये इनके साथ जो अन्याय हुआ है, तो उनको अभी न्याय क्यों नहीं मिल रहा है या फिर सरकार डिले क्यों कर रही है? क्योंकि एक संविधानिक तरीके से देखेंगे तो इनको इनका जो हक है, जो 5,500 सीटें हैं वो बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रही है। मुख्य कारण क्या हो सकता है कि नहीं बढ़ रही है उसका? अभी मैं जो लड़के का एजुटेशन था उसमें जुड़ा था, लास्ट स्टेज पे लास्ट 5 दिन में ही पूरा आंदोलन हमने समेट दिया, क्योंकि वो जी। कुछ न कुछ रास्ता निकालना जरूरी था। काफी हम्म अनएंडिंग का कोई आंदोलन चलता तो अच्छा नहीं होता, तो इसकी हम्म वजह से हमने ऐसा सॉल्यूशन किया कभी तक हम्म किसी भी ने नहीं किया है, कि हमारा ये सॉल्यूशन से आज 2,500 बच्चियों को रोजगार मिल गया। वो जी 1 महीने पहले वो सब अभी नौकरी में ज्वाइन हो गई। अभी जी हमको जी। मालूम है कि अभी ये हाँ। प्रोसीजर ऐसा है कि मुख्यमंत्री चाहे तो भी एक भी उम्मीदवार को ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन हमने हम्म ऐसा सेटलमेंट किया कि 2,500 हम्म बच्चों को ज्यादा रोजगार मिला, वैसा सेटलमेंट लेकिन किया। पुरुषों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने महिलाओं को न्याय दिलाया, कि जो महिला हाँ थी जी, उनको आपने न्याय दिलाया, हाँ जी। लेकिन जो पुरुष उम्मीदवार है उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, वो बाद में, वो पुरुष का प्रश्न बाद में आया, पहले हम्म प्रश्न नहीं था, बाद में आया। हम्म जो सीटों बढ़ गई, इसके हम्म वजह से ये अनइक्वल बंधारण का जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक अभी एलआरडी पुरुष को अन्याय हो रहा है, उसका प्रश्न बाद में हम्म आया। लेकिन हम्म तभी क्या है, तभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बेरोजगार हम्म समिति, पुरुष उम्मीदवार अपने आप से कर रहे थे। वो लोग, हम्म हमारा जो लड़कियों का सेटलमेंट हो गया, बाद में हम्म, हमको मिले थे, हाँ बाद में मिले थे, तो बाद में ये सब कोरोना का शुरू हो गया, तो हाँ। तभी तो कुछ हुआ नहीं, और हम्म तभी तो कुछ हुआ नहीं। और 2 महीने पूरा सरकार भी बंद रहा पूरा, तो हम्म कोई भी एक्टिविटी होती नहीं थी। तो जून हम्म से थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी शुरू हुआ, तो हम्म जून से वो लोग अपने आप से कर रहे थे प्रयत्न। हम्म जीपीएससी वाले अपने आप से कर रहे थे, टेट टाट वाले हम्म अपने आप से कर रहे थे। तो हमने हम्म सोचा, हम्म वो एलआरडी वालों को भी वो पहले से हमको बोलते थे कि आप हमारे साथ जोड़िए, हमारा नेतृत्व कीजिए, तो हमने ऐसा स्वीकार नहीं किया था। पर बाद में हम्म सोचा कि ये बिन सचिवालय वाले भी लड़ रहे हैं, जीपीएससी वाले भी हम्म, लड़ रहे हैं, एलआरडी वाले के लड़ रहे हाँ हैं, तो सबको इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा हाँ। किया। और हम्म अभी 1 महीना ही हुआ है, अभी 1 महीना हाँ। ही हुआ है, शिक्षित हम्म युवा बेरोजगार समिति का गठन हुआ, सबको साथ में हम्म लिया, तो एक हम्म प्लेटफॉर्म बना, 1 महीना ही हुआ है। हम्म, तो इस समिति का गठन किया, बाद में 10-12 दिन में पहली मीटिंग का आयोजन किया। तो हाँ। पहली मीटिंग का आयोजन, तब तो सभी प्रश्नों को सरकार के समक्ष हमने रखा, क्या क्या प्रॉब्लम हम्म है ये। बाद में सरकार हम्म, ने सोचा कि अभी हम सोचते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, बाद में दूसरी मीटिंग करेंगे। तो लेकिन अभी हाँ। दूसरी मीटिंग में देर हो गई है, इसलिए हम्म हम कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर भी डाल रहे हैं हम्म कि भी दूसरी मीटिंग हम्म जितना हो सके उतना जल्दी हो, तो उसमें हम्म, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल सके, ऐसा हमारा प्रयास है अभी। ठीक है। मैं बिन सचिवालय क्लर्क था। 2019 नवंबर में बिन सचिवालय क्लर्क की एग्जाम हुई थी।
उस एग्जाम के ठीक 7 दिन पहले पेपर लीक हो गया, एग्जाम हुई और गवर्नमेंट ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया। उस एग्जाम को इस नवंबर में 12 महीने होंगे। 12 महीने तक गवर्नमेंट ने नई एग्जाम की तारीख डिक्लेयर नहीं की है। तो जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहा था, ये उसके साथ अन्याय नहीं है तो और क्या है? परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। नई परीक्षा की तारीख आप दे नहीं रहे हो। 10 लाख से भी ज्यादा लोग थे जिन्होंने इस पर फॉर्म भरा था, तो वो लोग अब जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल सही बात है आपकी। वो जो एग्जाम हुआ था उसका बाद में जो आंदोलन चला, युवराज सिंह जाडेजा ने पूरा आंदोलन चलाया उन्होंने और बहुत अच्छा एविडेंस वो दिया और आंदोलन एग्जाम चलाया। कैंसिल बाद में ये आंदोलन के एंड टाइम पे मेरे को बुलाया वो आंदोलन में। आंदोलन में मैं नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के साथ जो चर्चा करने का था उसमें मैं था। तो उसमें हमने ऐसा वो किया और बाद में सरकार के साथ मीटिंग की, सब सेटलमेंट किया और सही निकला। हमारा जो था पेपर फूटने का दावा वो सही निकला। बाद में एग्जाम कैंसिल हुई। तो वो टाइम भी सरकार ने बोला था कि सरकार का इरादा तो ऐसा था कि वो टाइम 2 भाग कर देने का, वो 12th वालों को अलाउ नहीं करने का, ओनली ग्रेजुएट को ही अलाउ करने का। लेकिन हमने विरोध किया और सबको अलाउ किया और वो टाइम भी सेटलमेंट किया, तभी भी सरकार ने बोला था और हमने विरोध किया। नहीं, सबको अभी चांस मिलना चाहिए, अभी कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज मत करो बीच में से। तो वो मुख्यमंत्री ने तब बोला था कि इसका पूरा जांच करके बाद में ही परीक्षा का आयोजन हम करेंगे, इसका पूरा जांच करने के बाद ही। तो ये क्लार्क का वो चल रहा था, बीच में ये एलआरडी वाला मामला आ गया फरवरी में। तो एलआरडी वाला मामला पूरा सेटल हो गया, तो बाद में फिर कोरोना शुरू हो गया। तो ये कोरोना की वजह से अभी ये लगता है कि बिन सचिवालय क्लार्क को बहुत काम हो गया है, उसको बहुत अन्याय हो रहा है। तो सरकार को ये हमारा इसमें पहला मुद्दा है, ये मीटिंग में हमारा पहला मुद्दा है कि भाई डेट तो जाहिर करनी चाहिए कि कब एग्जाम लेते हैं। कि डेट के बगैर, डेट के बिना स्टूडेंट टेंशन में रहते हैं। डेट उसको सुनिश्चित करना चाहिए, बहुत जल्दी सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसा हमारा पहला पॉइंट है इसमें। सर मैं एक मिनट आपको एक बात बताता हूं। जीपीएससी की एग्जाम हुई थी 2015 में, 2020 आ गया है, अभी तक कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। क्या किसी एग्जाम का प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा कि 5 साल तक आप उनको नौकरियों को लेकर नहीं दे पाओगे? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है या फिर सरकार की क्या नीति है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं उनको वो परीक्षा पास कर चुके हैं। हाँ जी, अभी ये बहुत आश्चर्य का सवाल है, क्योंकि 2015 के पहले, ये आप 15 की बात करते हैं, मैं इसके पहले की बात करता हूं। अभी जो जिन लोगों ने जीपीएससी पास किए, लेक्चरर, प्रोफेसर, उसका ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट 2013-14 में हुआ था। 2013-14 में एडवर्टाइजमेंट हुआ था, 8 साल हो गए। बीच में सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बदल गए, वो उसका एग्जाम का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। तो सरकार का ये सेक्रेटरी ने बीच में से रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज किए, तो काफी लड़के जो निकल जाते थे, कंप्यूटर और आईटी का प्रॉब्लम था तो निकल जाते थे, वो कोर्ट में गए। उसने इतना लंबा चला तो अभी जिसने ये रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज किया वही सेक्रेटरी अभी है। तो वो लोग अभी इसका पूरा कोर्ट का मामला खत्म हो गया है। अभी 6 महीने से कुछ भी प्रोसीजर नहीं है। हमारे बेरोजगार युवा समिति ने एक दिन शिक्षण सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करके ये सभी मामला बोर्ड पे ले आए और उसको अभी ऑर्डर देने के लिए तैयार है,
लेकिन अभी चालू प्रोसीजर है, उसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत अन्यायकारी जीआर निकाला है 27 को कि भाई अभी हम इंजीनियरिंग कॉलेज की लेक्चरर की पोस्ट घटा रहे हैं, प्रोफेसर की पोस्ट घटा रहे हैं। उसने हमने बहुत विरोध किया है कि भाई अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है, हमारी मीटिंग चल रही है, हमारा एजिटेशन चल रहा है, बीच में से आप हमारी जो मांगनी है उसके अगेंस्ट में कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो अभी वो रुका है, हमारी जो ये मीटिंग होगी उसमें उसका वो फाइनल हो जाएगा और वो जीआर का रद्द करके जितने एडवर्टाइजमेंट हुए, जितने सिलेक्शन हुए, सभी को ऑर्डर दिलवाने का है, वो हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है। सर, युवा शिक्षित बेरोजगार समिति सरकार तक सभी मुद्दों को लेकर गई है, जो जो मुद्दे आपको लगे हैं या फिर आपकी समिति के नजर में हैं, लेकिन नतीजा नहीं आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है जो उनको लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है वो मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो फटाफट से रिजल्ट आ जाना चाहिए जिनका, जैसे एलआरडी हो गया, बीच वाला क्लर्क की एग्जाम डेट हो गई, जीपीएससी का मुद्दा हो गया, ऐसे टेट टाट बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो मंशा है उसके पीछे ही सवाल खड़ा हो जाता है। ये सिस्टम इतना बड़ा है कि क्या किसको क्या प्रॉब्लम है वो हर एक प्रश्न में हमको इतनी जानकारी नहीं होती है। लेकिन अभी ये 1 महीने से हमने ये सघन प्रयास शुरू किए, तो हमारा भी वो एक्सपेक्टेशन था कि 15-20 दिन में दूसरी मीटिंग हो जाएगी, लेकिन बीच में ये कोरोना का बढ़ गया, बीच में ये हॉस्पिटल वाला मामला आ गया, बीच में वो बीजेपी का वो हो गया, प्रमुख का वो हो गया, ये सब चलते रहता है। तो इसकी वजह से सरकार थोड़ा उसको प्रायोरिटी नहीं देती है। लेकिन हमारा अभी ये पूरा कोशिश है कि अभी यही महीने में ये सब प्रॉब्लम बाई इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ही ये सब हमारा मुद्दा सोल्व होना चाहिए। अदरवाइज ये सब यूथ को बहुत बड़ा अन्याय होगा अगर वो अन्याय यूथ सहन करने के लिए तैयार नहीं है। सर, समिति के सबसे सीनियर हो सभ्य आप, उनके एडवाइजर भी हो, आप समिति में सबसे सीनियर सभ्य हो और समिति के एडवाइजर भी हो, ये समिति आगे किस तरह से काम करेगी? अभी हमारा काम शुरू ही है। हमारा पूरा गुजरात में हमारा संगठन एक अच्छा बनाना है, सबको साथ में लेके, जितने बेरोजगार है वो सभी को साथ में लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट तालुका में कमेटी बनाने की है। उसकी वजह से कार्यक्रम बना के एक प्रतिनिधि बनाने का है, उसका अभी जुम्बेश चल रहा है। और दूसरी सब सामाजिक संगठन इंस्टीट्यूट है, उसको भी हमारा ये प्रश्न हम कन्विंस कर रहे हैं, उसका भी सपोर्ट लेने के लिए। ये जुम्बेश हमारा चल रहा है, वो जुम्बेश आगे चले रहेगा, चालू रहेगा। ठीक है, ठीक। और सर, आंदोलन में रमजीबा जाडेजा जिनकी उम्र 70 से प्लस है, वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? ये सवाल मेरा नहीं है, कुछ लोगों का है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि रमजीबा जाडेजा इस आंदोलन के पीछे जुड़ने का कारण क्या है उनका? अच्छा, मेरा उम्र 60 है, आपको मालूम नहीं है तो है, बराबर है, मेरा उम्र 60 है। अभी मैं 1 साल पहले रिटायर्ड हुआ हूँ। अभी क्या है कि एलआरडी वाले जो अपने आप से कर रहे थे, एलआरडी वाले अपने आप से कर रहे थे, तो वो लोग हमारे पास आए और दिनेश भाई बांभड़िया के पास भी गए। वो लोग हमको मिले कि भाई कोई भी तरह आप हमका सपोर्ट करो, हमको मार्गदर्शन करो, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो तभी तो हमने निर्णय कुछ नहीं लिया था कि इसमें जुड़ने का। बाद में कोरोना आ गया, कोरोना के बाद जो ये जून से अनलॉक शुरू हुआ, बाद में थोड़ा एक्टिविटी शुरू हुआ, तो ये जीपीएससी वाला सब लोग ये सोशल मीडिया पे वो एजिटेशन चलाते थे, आंदोलन चलाते थे, कितने भी लाखों ट्वीट हो जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत उसको बुलाती नहीं थी, उसके साथ मीटिंग नहीं करती थी। तो ये लोग सभी फिर से हमारे पास आया, दिनेश भाई बांभड़िया जी के पास भी वो लोग
डेली जाते थे। और दिनेश भाई हमने दोनों ने सोचा कि भाई क्या किया जाए। तो बाद में हमने वो डिसाइड किया कि ये सभी को साथ में बिठाया जाए, और साथ में बिठाए के हमने कन्विंस किया कि भाई साथ में काम करने का है तो ही गवर्नमेंट कुछ न कुछ चुनेगी हमारी, सब साथ में होंगे तो वो लोग कन्विंस हुए। पहले वो लोग काफी बार हमारे पास आ गए थे, लेकिन हमने ये मुद्दा हमारे पास नहीं लिया था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इतना अन्याय हो रहा है कि जीपीएससी वाला हमने स्टडी किया, इतना अन्याय हो रहा है, लोग कोर्ट में से ऑर्डर लाए तो भी उसको ऑर्डर नहीं मिलता, तो ऐसा तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता। तो उसकी वजह से थोड़ा हमारा वो हो गया कि भी सच्ची बात है तो उसको सपोर्ट करो। तो उसकी बात से दिनेश भाई बामणिया और हम लोगों सब उसमें जुड़े। वो लोगों ने हमको बुलाया, एक्सेप्ट किया कि आप सब संभालिए और हम आप हमारे लीडर, आप गाइड कीजिए, वैसे हम आगे चले। इसकी वजह से हमने इसमें इंटरेस्ट लिया। और अच्छी बात है, इतनी उम्र में आप इतने एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया में, आप लोगों को मार्गदर्शन करते हो, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस आंदोलन में आने से पहले आप कौन-कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? हाँ जी, अच्छा, ये आंदोलन में से आने से पहले वो जो लड़कियां का एलआरडी का प्रश्न था, बिन अनामत आंदोलन, उसमें भी मैं जुड़ा था। और बिन सचिवालय क्लार्क वाला था, उसमें आंदोलन में मैं नहीं था, लेकिन फिर युवराज सिंह जाडेजा ने नेगोशिएशन में चर्चा के मीटिंग में मेरे को बुलाया और ऐसा समाधान किया, ऐसा चर्चा किया, ऐसे मुद्दे रखे, तो सरकार ने भी ऐसा लगा कि ये जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं, तो ये अच्छा सेटलमेंट हुआ। सभी लड़के को भी ट्रस्ट आया कि भाई सच्ची बात है, तो गवर्नमेंट ने सुनी। तो वो दो आंदोलन थे काफी साल पहले 1987-88 में। हमारे जो एक क्षत्रिय समाज का संगठन है, अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ, उसके अध्यक्ष है हमारे बड़े भैया है डॉक्टर जयेंद्र सिंह जी जाडेजा। उसके साथ गुजरात की विधवा बहनों, जो विडो महिलाएं हैं, उसको पेंशन दिलाने का एक एजिटेशन हमने किया था। वो 5-6 साल चला था। इसमें ऐसा उग्र आंदोलन नहीं था, मीटिंग करने का, आवेदन पत्र देने का, रैली निकालने का, वो सब वो रहा। 6-7 साल में वो हुआ। तो 96 में वो हमारा एक्सेप्ट हुआ और 1997 में शंकर सिंह जी वाघेला मुख्यमंत्री बने, तो वो विधवा पेंशन कायमी हो गया गुजरात की सभी विधवा महिलाओं के लिए, आज भी चल रहा है वो। उसके साथ हम जुड़े थे लंबे समय तक। और हमारा गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जिसमें मैं था, ऑफिसर था, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था, उसमें मैं हमारा जीबी इंजीनियर एसोसिएशन के साथ जुड़ा था। उसमें एक बार पॉइंट आया 2003 में कि अभी जीबी का प्राइवेटाइजेशन करने का है, जीबी का बाइफर्गेशन करने का है। तो सभी इंजीनियर्स और 55,000 एम्प्लॉयज है हमारे, तो सभी के मन में डर था कि अभी हमारा क्या होगा। तो उसके साथ एक झुंबेश हमने चलाया था, वो सभी हमारे वो कमिटी के साथ में, पर मैं इसमें 15 दिन का छुट्टी लेके पूरे गुजरात में घूम के की रोल अदा किया था कि भाई ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया जाए, एक भी एम्प्लॉयज को नुकसान न हो। ऐसा पूरा झुंबेश चलाया था कि हमारा एसोसिएशन, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मैनेजमेंट और गवर्नमेंट तीनों के बीच में एग्रीमेंट ऐसा किया जाए कि इसका बाइफर्गेशन हो, कुछ भी हो, एक भी एम्प्लॉयज का कोई भी नुकसान न हो और एक भी एम्प्लॉयज का छुटा नहीं किया जाए। ऐसा वो एग्रीमेंट हुआ और वो एग्रीमेंट का आज भी पालन हो रहा है वो। जी। और उसके मतलब आंदोलन से जुड़े हुए, मेरा लास्ट सवाल है सर आपसे, क्या गुजरात में किसान आंदोलन कर रहे हैं? हेलो, क्या गुजरात में किसान आंदोलन कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, किसान आंदोलन कर रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है सर? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि
अभी काफी साल से क्या है, किसानों को बहुत अन्याय हो रहा है। आज हमने देखा कि ये साल और 2-3 साल से कि जो किसान की फसल है उसका पूरा दाम नहीं मिलता है। जो लाखों टन डूंगरी है तो रोड पे फेंक देते, कपास है तो ये कोई भी भाव में दे देना पड़ता है। तो इतना वो अन्याय हो रहा है। जो गवर्नमेंट ने बीमा की स्कीम निकाली, तो ये गवर्नमेंट ने आके बीमा एग्रीकल्चर जो इंश्योरेंस है उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। तो प्राइवेट कंपनी तो बाकी बड़ी बदमाशी करती है, तो वो प्रीमियम लेके चले जाती है। 3 साल पहले जिसका प्रीमियम लिया है उसका जो बीमा डिक्लेयर हुआ है उसको अभी पैसा नहीं मिलता है। पर हमारा कम नसीब ये है गुजरात में कि 20-25 साल से कोई भी ऐसा डेडिकेटेड किसान लीडर नहीं है। जो भी लीडर है पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, वो कोई भी ऐसा स्वतंत्र वॉइस कर ही नहीं सकते। और किसान का छोटी मोटी जो संस्था है, 32 संस्थाएं है गुजरात में, सब अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं, इसलिए किसान का आवाज सुना नहीं जाता। अभी कितने किसान ने सुसाइड किया है, तो किसान का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज पूरे देश में 250 किसान संगठन ने आज से प्रतीक उपवास का वो एक किसान संघर्ष समन्वय समिति बना के वो आंदोलन छेड़ा है। आज 9 अगस्त है और गुजरात के हमारे भरत सिंह झाला है, वो क्रांति संगठन चलाते हैं, उसके नेतृत्व में काफी किसान उसमें जुड़े। मैंने भी उसमें सपोर्ट किया है। तो किसानों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आगे समय में उसका भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। किसानों को बहुत अन्याय हो रहा है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें टाइम दिया, आपकी बातें रखी, लोगों तक आपकी बातें पहुंचाने का हमें अवसर दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपके स्वस्थ शरीर की मैं कामना करता हूं। आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू नरेश भाई। अभी आपने जो ये प्रश्न में दिलचस्पी दिखाई, तो इसमें हमारा जो पूरा समिति है वो लोग सब साथ में काम करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए मेरे को वो हर एक काम में वो नहीं करते हैं। और कोरोना की वजह से मैं बाहर कम निकलता हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसमें मैं जाता हूँ। और दिनेश भाई, युवराज जी, सब लोग मेरे कंसल्ट करके सब प्रोग्राम बनाते हैं। तो साची बात है, जो पूरी साची बात है, उसमें आपने जो इंटरेस्ट लिया है वो सभी मीडिया वाले ऐसा थोड़ा इंटरेस्ट ले तो ये युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। आपका भी खूब बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत। जी जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।